आखिर किसी इकोसिस्टम में जिंदगी चलती कैसे है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस एनर्जी और उन पोषक तत्वों के सफर को समझते हैं जो हमारे इस ग्रह पर जीवन को जिंदा रखते हैं। जरा सोचिए, एक घना जंगल, एक शांत झील या फिर एक भागता दौड़ता शहर, इन सबको चलाने वाली असली शक्ति, असली पावर आती कहां से है? ये देखने में एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना हो, पर एक बुनियादी नियम इन सबको एक ही धागे में पिरोता है। और वो नियम है इकोसिस्टम। देखिए, ये सिर्फ किसी जगह या चीजों का कलेक्शन नहीं है। ये तो प्रकृति की एक चलती फिरती काम करती हुई यूनिट है, जहां हर एक जिंदा चीज दूसरी जिंदा चीज से और अपने आसपास के माहौल से जुड़ी हुई है। ये असल में रिश्तों का एक बहुत ही घना जाल है। तो किसी भी इकोसिस्टम की कहानी को अगर समझना है तो हमें दो चीजों को समझना होगा, एक ऊर्जा का बहाव और दूसरा पोषक तत्वों का चक्र। तो चलिए सबसे पहले ऊर्जा की कहानी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये पूरा सफर शुरू होता है हमारे सूरज से, जो धरती पर मौजूद लगभग हर तरह की जिंदगी का इकलौता पावर हाउस है। तो सवाल यह है कि इस एनर्जी को पकड़ा कैसे जाता है और ये इकोसिस्टम में एंट्री कैसे लेती है। ये बात आपको हैरान कर देगी। सूरज से आने वाली कुल रोशनी में से आधे से भी कम ऐसी होती है जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पार कहते हैं। और इस चार्ट को देखिए, उस काम की एनर्जी का भी सिर्फ 2 से 10% हिस्सा ही पौधे असल में पकड़ पाते हैं। मतलब इतनी छोटी सी मात्रा पूरी पृथ्वी पर लगभग सारे जीवन को चला रही है। कमाल की बात है। अच्छा, तो पौधे जो ये एनर्जी बनाते हैं ना, इसे समझने के दो तरीके हैं। पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी। ये वो टोटल एनर्जी है जो पौधे बनाते हैं, लेकिन पौधे भी तो जिंदा रहने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करते हैं, और उस खर्च के बाद जो बच जाती है उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी। इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जीपीपी में से पौधों के अपने खर्चे यानी रेस्पिरेशन आर को निकाल दें तो हमें एनपीपी मिलता है। और यही एनपीपी वो असली एनर्जी है, वो टेक होम एनर्जी है जो इकोसिस्टम में बाकी जीवों के लिए खाने के तौर पर मौजूद होती है। यही फूड वेब की नींव है। ठीक है, तो एनर्जी अब इकोसिस्टम में आ चुकी है। अब अगला सवाल, ये एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती कैसे है? मतलब ये फूड चेन में ऊपर की तरफ कैसे बढ़ती है? इसका जवाब है ट्रॉफिक लेवल्स यानी पोषण के स्तर। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। लेवल 1 यानी सबसे नीचे हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे कि पेड़ पौधे। लेवल 2 पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं। और फिर उनके ऊपर आते हैं सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स यानी मांसाहारी। और यहीं पर इकोसिस्टम का एक सबसे जरूरी, सबसे बड़ा नियम काम करता है, 10% का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि हर अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। यह सुनने में छोटा सा नियम लगता है, पर इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। यही वजह है कि फूड चेन्स ज्यादा लंबी नहीं हो सकती और टॉप पर बैठे शिकारियों की संख्या हमेशा कम होती है। तो एक जाहिर सा सवाल उठता है कि अगर सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे बढ़ी तो बाकी की 90% का क्या हुआ? वो गई कहां? इसका जवाब साइंस के एक फंडामेंटल लॉ में है। देखिए, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। यहां पर ज्यादातर एनर्जी जीवों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में गर्मी यानी हीट बनकर उड़ जाती है, और ये गर्मी अगले लेवल के किसी काम की नहीं होती। और ये चार्ट देखिए, क्या जबरदस्त तरीके से ये बात दिखा रहा है। मान लीजिए प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, तो उन्हें खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी सिर्फ 10%, और उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक सिर्फ 1%। हर स्टेप पर एनर्जी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो एनर्जी का बहाव एक वन वे स्ट्रीट है, सूरज से शुरू होकर ऊपर तक जाते जाते लगभग खत्म। पर कहानी का एक और जरूरी हिस्सा है। जब जीव मरते हैं तब क्या होता है? यहीं से शुरू होता है पोषक तत्वों का चक्र और हमारे इकोसिस्टम के महान रिसाइक्लर्स का काम। जब पौधे और जानवर मरते हैं तो वो डिट्राइटस बन जाते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। और यही वो कच्चा माल है जिससे हमारे इकोसिस्टम के छोटे छोटे सफाई कर्मचारी यानी बैक्टीरिया और फंगस जैसे डीकंपोजर्स तोड़कर रिसाइकल करते हैं। और डीकंपोजिशन का ये पूरा प्रोसेस इन 5 स्टेप्स में होता है: फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और आखिर में मिनरलाइजेशन। इन सभी स्टेप्स का नतीजा ये होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पदार्थ वापस उन जरूरी पोषक तत्वों में बदल जाते हैं
जिन्हें पौधे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही जिंदगी का पहिया घूमता रहता है। ऊर्जा और पदार्थ के इन मुश्किल से दिखने वाले रिश्तों को एक बहुत ही सिंपल और मजेदार आकार में देखा जा सकता है, एक पिरामिड। ये पिरामिड हमें जिंदगी की बनावट को समझने में मदद करते हैं। अब देखिए, ज्यादातर जमीनी इकोसिस्टम में, जैसे किसी घास के मैदान में, बायोमास का पिरामिड सीधा होता है। मतलब प्रोड्यूसर्स का कुल वजन प्राइमरी कंज्यूमर्स से कहीं ज्यादा होता है और उनका वजन सेकेंडरी कंज्यूमर्स से ज्यादा। एक मजबूत बेस जो ऊपर की तरफ पतला होता जाता है। सिंपल। लेकिन क्या जिंदगी की ये बनावट हमेशा इतनी सीधी और सिंपल पिरामिड जैसी ही होती है, या फिर इसमें कोई ट्विस्ट भी है? बिल्कुल है। और इसका सबसे हैरान करने वाला उदाहरण मिलता है समुद्र में। यहां बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जी हां, उल्टा। इस चार्ट को देखिए। मुट्ठी भर फाइटोप्लैंक्टन अपने से कई गुना ज्यादा वजन की मछलियों को सहारा दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? भाई, ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं कि वो इस बड़े बायोमास को लगातार खाना खिलाते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक पिरामिड ऐसा है जो कभी किसी भी हालत में उल्टा नहीं हो सकता, और वो है एनर्जी का पिरामिड। वो 10% का नियम याद है? बस उसी की वजह से नीचे वाले लेवल पर एनर्जी हमेशा ही ऊपर वाले लेवल से ज्यादा होगी। ये इकोसिस्टम का एक अटल नियम है। तो अब जब हम इन बुनियादी नियमों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और सोचते हैं कि इस बड़े से जाल में हमारी जगह कहाँ है। एक मजेदार बात यह है कि ट्रॉफिक लेवल्स कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है। एक ही जीव अलग अलग टाइम पर अलग अलग लेवल पर हो सकता है। जैसे एक गौरैया को ही ले लीजिए। जब वो बीज खा रही है तो वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन जैसे ही वो किसी कीड़े को खा लेती है, वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाती है। और हम इंसान तो इस मामले में और भी कॉम्प्लेक्स हैं। जब हम सब्जियां खाते हैं तो हम प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और जब हम मीट खाते हैं तो हम सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर बन जाते हैं। तो जिंदगी के इस इतने विशाल और पेचीदा जाल में हमारी अपनी जगह कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे इस ग्रह पर हमारे भविष्य को तय करता है।